जिसकी वजह से हम लोग इतने पिछड़ गए कि हमारे पास न जमीन है, न हम व्यापार में है, न प्राकृतिक संसाधन है। और हजारों साल की गुलामी से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें बाहर तो निकाल दिया और सरकार बनाने के लिए वोट का अधिकार भी दिया। लेकिन जिन सरकारों को हम अब तक चुनते आ रहे हैं पूरे देश के अंदर, क्या वो सरकारें हमारे लोगों के साथ न्याय कर रही हैं? क्या आज भी हमारे युवाओं की हत्या कर होने के बाद हमको मुकदमा दर्ज कराने के लिए अगर धरना प्रदर्शन करना पड़े तो ये शर्म की बात है। और ऐसी सरकारों को डूब मरना चाहिए जो हमारे लोगों को न्याय ना दिला पाए। एक साजिश के तहत हमारे लोगों से शिक्षा को छीना जा रहा है। एजुकेशन को जानबूझकर सरकारी एजुकेशन को खत्म किया जा रहा है। सरकारी स्कूल लगातार बंद हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं और प्राइवेट स्कूल खुलते जा रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज खुलते जा रहे हैं। जहां एक बच्चे की पढ़ाई का खर्चा और तमाम खर्चे जोड़ लें तो एक ही बच्चे को पढ़ाने के लिए लाखों रुपया हर साल चाहिए। तो हमारे लोगों के पास इतना पैसा तो नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा सके। हम तो सरकारी में पढ़ के आए हैं और हमें सर्वे हमने किया तो सर्वे में यह निकल कर आया कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में जितने भी जज हैं वो 99% सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं। भारत सरकार में जो 81 सेक्रेटरी हैं जो पूरे देश की नीतियां बनाते हैं, और उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट्स में भी जो सेक्रेटरीट होता है जिसमें सीनियर आईएएस होते हैं जो राज्य की नीति निर्धारित करते हैं, उनका भी सर्वे किया कि वो किस स्कूल से पढ़े हैं, सरकारी या प्राइवेट। तो सर्वे में यह निकल कर आया 98% ब्यूरोक्रेट्स, सीनियर आईएएस ऑफिसर्स, सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स, सीनियर डॉक्टर्स, सीनियर इंजीनियर्स, सीनियर प्रोफेसर्स, सीनियर साइंटिस्ट, ये सब सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं। इसका मतलब सरकारी स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन थी, अच्छी पढ़ाई होती थी। लेकिन इनके पेट में यह दर्द हो गया कि ये दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के लोग जब से इनको पढ़ने का मौका डॉक्टर अंबेडकर ने दिलवाया तब से ये पढ़ लिख कर जज, कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनने लगे। अगर इनके बच्चे पढ़ लिख के डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे तो इनकी फैक्ट्रियों में, इनके खेतों में सस्ते मजदूर कहां से आएंगे? इसीलिए उन्होंने साजिश करके धीरे धीरे सरकारी स्कूलों को कमजोर करना शुरू कर दिया और प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज खोलने शुरू कर दिए ताकि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मजदूरों, किसानों और कमजोर वर्ग के लोगों को दोबारा से पढ़ाई से दूर किया जा सके। यानी पढ़ाई छीननी भी नहीं है लेकिन इतनी महंगी कर देनी है अपने आप इनसे छीन जाए। ये बहुत बड़ी साजिश है। हमारे आदमी की हत्या हो रही है, हमारी बहन बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है, हम विरोध कर रहे हैं मुकदमा दर्ज कराने के लिए और वो दर्ज नहीं हो रहा। लंबे संघर्ष के बाद दर्ज हो रहा है और दर्ज होने के बाद दबाव बना जाता है, केस विड्रॉ करो, नहीं करोगे तो हमारी बस्तियां जलाई जा रही है। तो ऐसे भारत का सपना क्या हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था? ऐसा भारत बनेगा? क्या हम वास्तव में आजादी महसूस कर रहे हैं? आज भी हमारे लोगों को मंदिर में घुसने पर रोक लगाई जा रही है। तो भाई जहां पर रोक लगाई जा रही है वहां अपमान करवाने क्यों चाहते हो? मत जाओ भाई। हमारे अपने महापुरुष हैं, भगवान बुद्ध हैं, संत गुरु रविदास हैं, संत कबीरदास हैं, ज्योतिबा फूले हैं, तुकाराम हैं, इतने सारे हमारे अपने महान पुरुष हमारे समाज में हुए हैं। आप उनके प्रति श्रद्धा रखो, उनकी मूर्ति अपने घर में रखो, उनसे शिक्षा ग्रहण करो और अपने बच्चों को अंधविश्वास से बिल्कुल दूर करो, पाखंडवाद से दूर करो और एक रोटी कम खा लो, एक कपड़ा कम सिलवा लो, लेकिन उसको पढ़ाओ जरूर। लेकिन साथ ही साथ आपको एक तय करना पड़ेगा कि हमें न्याय के लिए लड़ना क्यों पड़ रहा है। अब जैसे ये पर्चा मैंने कल पढ़ा, मुझे तो अभी परसों विष्णुदेव जी ने कहा जी एक प्रोग्राम में आप ही आ जाना। मेरा तो प्रोग्राम जयपुर में था। मैं तो पूरे देश में समाज को जोड़ने के लिए लगा हुआ हूँ कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित समाज के लोग, गरीब लोग किसी तरह अगर एकजुट हो जाए तो एकजुट होने के बाद हम एक काम तो कर सकते हैं। संख्या हमारी ज्यादा है, हमारी वोट के बिना देश की कोई सरकार नहीं बन सकती। लेकिन हमारी गलती ये हो रही है, हम अपनी वोट की कीमत को समझ ही नहीं रहे, हम अपनी वोट की वैल्यू को नहीं समझ रहे। ये पर्चा जब उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा, मैंने पढ़ा, इसमें ऐसे ऐसे मुद्दे तो ऐसे जो बहुत जायज हैं।
जिनको हमें मांगना नहीं चाहिए, बिना मांगे हमें मिल जाना चाहिए, क्योंकि सरकारों को चुनते तो हम हैं। आपने सब कुछ देश के संसाधन बेच दिए, आपने बैंकिंग सेक्टर बेच दिया, इंश्योरेंस कंपनियां बेच दी, इंडियन रेलवेज प्राइवेटाइज कर दिया, पेट्रोलियम कंपनियां प्राइवेटाइज कर दी, गैस कंपनियां प्राइवेटाइज कर दी, बाल्को बेच दिया, नाल्को बेच दिया, आईटीडीसी के होटल बेच दिए। जब आपने सब कुछ बेच दिया तो देश के पास बचेगा कहां? फिर हमें रिजर्वेशन कहां मिलेगा, कहां नौकरी मिलेगी? तो ये जो आपकी डिमांड है ना, निजी क्षेत्रों में आरक्षण, ये तो हमारा हक है जो हमें मिलना ही चाहिए। और जो सरकारें ये नहीं दे सकती, उन सरकारों को रिजाइन कर देना चाहिए, उन्हें सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। टैक्स लोग भरना चाहिए, पर उन सरकारों की नीयत नहीं है भरने की, वो तो नहीं भरेंगे। तुम धरना प्रदर्शन करके इतनी कड़ी धूप में चले जाओगे, वो समझते हैं कि ठीक है गरीब मजदूर है करने दो, मतलब उनके कान पे जू नहीं रेंगती, उनको दर्द नहीं होता। दर्द तो हमें हो रहा है ना, नौकरी तो हमारे बच्चों की जा रही है ना, बेरोजगार तो हमारे बच्चे हैं ना, गरीब तो हम हो रहे हैं ना, इज्जत तो हमारी बहनों की लुट रही है ना, भाइयों की तो हमारों की कत्ल हो रहा है ना। जितेंद्र मेघवाल सुंदर दिखता है, मूंछ रखता है, सिर्फ पिछले हत्या कर दोगे क्या? मतलब आप हमें क्या इंसान भी नहीं समझते, कीड़ा मकोड़ा समझते हो क्या कि पैर के नीचे जबता है रोन दिया? ये अब चलने वाला नहीं है। हमें किसी कीमत से ये सब स्वीकार नहीं है। हमें अपने समाज को, दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब, किसान, मजदूर, इनको एकजुट करना पड़ेगा। और ये लड़ाई बुद्धि और विवेक से लड़ी जाएगी, इसको भावनाओं में बह के नहीं लड़ा जा सकता। ये लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ सकते हैं, ये लड़ाई लाठी गोली से नहीं लड़ी जा सकती। हम आतंकवादियों के तरीके से नहीं लड़ सकते लड़ाई, हम इस लड़ाई को अपनी एकजुटता से लड़ सकते हैं। जितने दलित, पिछड़े, मजदूर, किसान है, सारे अगर एकजुट हो जाएं तो आपकी जनसंख्या 80% है। 80% अगर तय कर ले, हम ऐसी पार्टी को वोट नहीं देंगे जो पार्टी हमारे हक और अधिकार को सुरक्षित नहीं रख सकती। उसी दिन ये सारी पार्टी जो आज पूरे देश में सत्ता में है, ये सारी जमीन पे होंगी। शायद आपको पता नहीं है कि वोट का अधिकार कितनी मुसीबतों के बाद मिला है, इतने आसानी से वोट का अधिकार नहीं मिला। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा के बीच में इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए, क्योंकि भारत में डेमोक्रेसी आने वाली है, अंग्रेज जाने वाले हैं, अब देश की जनता सरकार को चुनेगी। जब इस बात पे चर्चा शुरू हुई कि वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए, आपको जान के ताजुब होगा, ज्यादातर संविधान सभा के सदस्य इस फेवर में थे कि वोट का अधिकार जो इनकम टैक्स पे करते हैं, जो उद्योगपति, केवल उनको मिलना चाहिए। कुछ लोग इस फेवर में थे, जो लोग ग्रेजुएट हैं उनको केवल वोट का अधिकार मिलना चाहिए, और कुछ लोग इस फेवर में थे कि इनकम टैक्स पे करने वाले उद्योगपतियों को, ग्रेजुएट को, इनके साथ साथ जो बड़े जमींदार हैं उनको भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए। अब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा, अगर वोट का अधिकार केवल पूंजीपतियों को जो इनकम टैक्स पे करते हैं, या जो ग्रेजुएट हैं, या जो बड़े जमींदार हैं, अगर उनको केवल वोट का अधिकार मिला तो देश में केवल 5% लोगों को वोट का अधिकार मिलेगा, 85% को वोट, 95% को वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। तो जो 5% सरकारों को चुनेंगे वो सरकारें केवल उन 5% के लिए काम करेंगी, फिर आम लोगों के लिए कोई काम नहीं होगा, किसी का विकास का काम नहीं होगा, ना अस्पताल बनेंगे, ना स्कूल बनेंगे, ना रोजगार मिलेगा। तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस संविधान सभा के सामने अड़ गए, क्योंकि वो जानते थे कि ये जो धार्मिक बंदिश रही, धर्मशास्त्रों में लिख के हजारों साल तक हमारे लोगों को पढ़ने लिखने पर बंदिश रखा, व्यापार पे बंदिश रखा, संपत्ति पे बंदिश रखा, उस धार्मिक बंदिश की वजह से ना तो हमारे लोग पढ़ पाए, जब पढ़ नहीं पाए तो ग्रेजुएट नहीं हो पाए, तो इसका मतलब वोट का अधिकार नहीं मिलना था। उस धार्मिक बंदिश की वजह से हमारे लोग व्यापार भी नहीं कर पाए, इसलिए व्यापारी नहीं बन पाए तो इनकम टैक्स पे भी नहीं बन पाए, तो फिर हमारे लोगों को वोट का अधिकार नहीं मिलना था। और जब धर्मशास्त्रों में धार्मिक बंदिश की वजह से हमें धन और संपत्ति रखने का भी अधिकार नहीं था, तो हम फिर जमींदार भी नहीं बन सकते थे। इसका मतलब जितने भी देश में दलित मजदूर हैं, किसान है, आदिवासी है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, और देश की महिलाएं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म की हो, उनको भी वोट का अधिकार नहीं मिलना था। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा के सामने अड़ गए। उन्होंने अपनी विद्वता से, अपनी काबिलियत से पूरी संविधान सभा को इस बात के लिए कन्विंस करके, इस बात को मानने के लिए मजबूर कर दिया कि वोट का अधिकार मिलेगा तो देश के सारे नागरिकों को समान रूप से मिलेगा, कोई जाति और धर्म के नाम पर कोई पक्षपात नहीं होगा। और उन्होंने अपनी काबिलियत से इस अधिकार को दिलवा दिया, और सरकार बनाने का ताकत आम जनता के हाथ में दे दी। लेकिन हमारे अपने लोगों की गलती है, हमने अपने वोट की कीमत को समझा नहीं। हम शराब की बोतल में 1500 रुपए में अपनी वोट बांटते, बेच देते हैं,
आप ये भूल जाते हो, जब शराब की बोतल में 1500 2000 रुपए में आप अपनी वोट को बेच दोगे, तो जो नेता जिन पूंजीपतियों के पैसे से आपकी वोट को खरीद कर सरकार बनाएगा, उन्हीं पूंजीपतियों के हाथों वो पूरे देश के भविष्य को, आपके बच्चों के भविष्य को बेच देगा।